नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। वक्त हो चुका है मॉर्निंग आगाज का। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। महोबा जिले में फर्जी पंजीयन का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिससे परिवहन विभाग में हड़कंप पर मच गया। वहीं कोर्ट ने आदेश पर तत्कालीन एआरटीओ सहित 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामला 30 से ज्यादा बसों में फर्जी रजिस्ट्रेशन से जुड़ा है, जिनमें शिकायतकर्ता सत्येंद्र अग्नोत्री की पहचान और दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल हुआ है। आरोप है कि बसों का संचालन कई राज्यों में हुआ है और इसमें नामी ट्रेवल कंपनियां के मालिक भी शामिल है। अब न्यायालय की सख्ती के बाद इस बड़े घोटाले की जांच शुरू हो गई है। मैं आरटीओ महोबा को कर चुका हूं, न कार्रवाई हुई है, न न्याय मिल रहा है। मैं न्याय के लिए भटक रहा हूं। आज मैंने फिर शिकायत कर जांच की मांग की है। महोबा आरटीओ का मामला है और इसमें लगभग 5-6 साल पहले 30 बसें हैं जो फर्जी तरीके से कवरई के सत्येंद्र कुमार अग्नोत्री उनके नाम दर्ज की गई हैं। उनके नाम का और पते का इस्तेमाल किया गया है। उनके जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे महोबा आरटीओ कार्यालय में पहले से हैं, तो उन डॉक्यूमेंटों का इस्तेमाल करके बाहर की पार्टियाँ हैं, केसी जैन और भी पार्टियाँ हैं राजस्थान वगैरह की, उनके नाम 30 बसें यहाँ पे दर्ज हैं। इन बसों के ना ही कोई बीमा है, ना वो है फिटनेस है, और ये बसें रोड पे चल रही हैं और ढेर सारी घटनाएं हो रही हैं। पीड़ितों को कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है और हमारे नाम जो बसें दर्ज की गई हैं फर्जी तरीके से, तो इसमें जो भी इन वाहनों का चालान और नोटिस वगैरह जो भी आती हैं हमारे पते पर आती हैं। पुलिस हमको परेशान करती है। इसकी जब जानकारी हमको हुई तो हमने एआरटीओ महोबा, बांदा, करवी और लखनऊ, कानपुर सब जगह शिकायतें भेजी। डीएम साहब से मिले लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो पीड़ित व्यक्ति है सत्येंद्र कुमार अग्नोत्री, ये मेरे पास में आए और मैंने सीजीएम महोबा में 156(3) वाद प्रस्तुत किया, जिसमें न्यायालय द्वारा कई प्रकार की जांच कराई गई। कवरई थाने से जांच कराई गई, महोबा से करवाई गई, सीओ साहब से कराई गई और एआरटीओ, आरटीओ सभी प्रकार लखनऊ, कानपुर हर जगह से जांच करवाई गई, लेकिन कहीं से भी कोई स्पष्ट आख्या नहीं आई। सभी अधिकारी ये लिख के भेज रहे थे कि जांच चल रही है, जांच चल रही है। इतना बड़ा मामला है, इतनी बसें महोबा आरटीओ में फर्जी तरीके से दर्ज की गई हैं, जिसकी कोई जानकारी नहीं हो पा रही और पीड़ित व्यक्ति न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाता घूम रहा है। तो इसमें हमने माननीय न्यायालय से आवेदन किया कि इसमें इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए जाएँ और इनको जेल में बंद किया जाए। इस तरह से मगर मामला महोबा में जनपद में होगा तो लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। तो माननीय न्यायालय ने तत्कालीन एआरटीओ और संबंधित मोटर मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। क्या इससे सरकार की राजस्व की क्षति हो रही है? राजस्व की क्षति हो रही है, राजस्व की क्षति हो रही है। इंसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। नंबर 2 के कारोबार चल रहे हैं। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही एटा में पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम प्रेम रंजन सिंह और एसएसपी श्याम नारायण सिंह के निर्देश पर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। एसडीएम और नगर पालिका ईओ ने भारी पुलिस बल के साथ कांवड़ मार्ग में अतिक्रमण हटवाया। विरोध करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना ठोका गया तो कुछ शांति भंग करने वाले के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। प्रशासन का कहना है कि पूरे सावन माह तक अलर्ट जारी रहेगा। अमरोहा के थाना सदन गली क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। जी हां, ग्राम सब्दुलपुर सरकी में हुई इस घटना ने पुलिस को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से करीब 2.5 लाख रुपए के सोने, चांदी के जेवरात और अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए टीम ने यह सफलता हासिल की है। पकड़े गए दोनों आरोपी उसी गाँव के रहने वाले हैं। अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नगली क्षेत्रांतर्गत ग्राम शब्दलपुर सरकी में एक चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक घर से सोने चांदी के जेवर चोरी हो जाना बताया गया था। इसमें थाना सैदनगली टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम शेखर और चंदन है, जो उसी गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने घटना को कारित करना स्वीकार किया है। इनके पास से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवर, जिनकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए होगी, इनके पास से बरामद किया गया है। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए।
अमरोहा के थाना सदन गली क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात पुलिस का खुलासा कर दिया। ग्राम सब्दुलपुर शर्की में इस घटना में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 2.5 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी का आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने इस सफलता की टीम को त्वरित कार्रवाई और अपराध के खिलाफ चल रहे अभियान का नतीजा बताया है। महोबा के पनवाड़ी क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने इलाके को दहला दिया। जी हां, ट्रैक्टर, ई रिक्शा और बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर ने 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा इतना जबरदस्त था कि तीनों वाहनों की पटकड़के उड़ गई है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ओवरटेक करते समय ये टक्कर मारी। हादसे के बाद लोगों में गुस्सा है और उन्हें सड़क पर स्पीड ब्रेकर की निगरानी और कैमरे लगाने की भी मांग की है। पुलिस की गाड़ी द्वारा नीरज को लाया गया था। ये मालूम चला है कि ट्रैक्टर ट्रॉली से एक्सीडेंट हो गया था। शायद ये लड़का बाइक से था। उस एक्सीडेंट में इसको फ्रैक्चर हो गया है। CSC पनवाड़ी में पुलिस की गाड़ी द्वारा लाया गया है, जहां इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करके जहाँ से रेफर कर दिया गया। कितने रेफर किए गए सर? यहाँ से 2 लोगों को रेफर किया गया है। एक देव सिंह है, ये एम्बुलेंस 108 से आया था, इसको भी झांसी के लिए रेफर कर दिया गया। संभल के विकासखंड असमोली के ग्राम पंचायत कुतुबपुर सक्ता में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया के निर्देश और मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट की अध्यक्षता में जन चौपाल का आयोजन किया गया। गांव की समस्या गांव में समाधान थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आजीविक समेत कई विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों की सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही ग्रामीणों को योजनाओं से जुड़ने और लाभ उठाने के लिए जागरूक किया गया। मुरादाबाद के कोतवाली बिलारी क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जवाहिर बाबा जागरण के ढोलक बजाने वाले युवक का शव संदिग्ध हालात में खेत में पाया गया। मृतक की पहचान 40 वर्षीय हरपाल सिंह के रूप में हुई है, जो गांव भोर मरेशी के रहने वाला था। बताया जा रहा है कि जागरण खत्म होने के बाद वह शौच के लिए गया था, जिसके बाद उसका शव सुबह एक मक्के के खेत में मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खेत में ताराबंदी और करंट की आशंका को देखते हुए पुलिस हादसे या साजिश दोनों एंगल से जांच में जुटी हुई है। सर, नाम तो इनका हरपाल है। मेरे साथ काफी दिन से चल रहे हैं। जब प्रोग्राम जहर बाबा प्रोग्राम आता है मैं फोन करता हूँ, क्योंकि सब हरपाल वहाँ का प्रोग्राम है 4 तारीख का, आप आ जाना। तो बोल ठीक आ जाना। तो आ जाते हैं और पूरा प्रोग्राम करते हैं। सुबह को हम 5 बजे आरती करके और कदीम लो पेमेंट अपनी पकड़ो और हम इधर जा रहे तुम इधर जाओ। जहर बाबा का। तो आज बरौली गाँव में क्या प्रोग्राम? जहर बाबा का। छत्रपाल सिंह। ये किस समय गए थे सर? हम तो 6 बजे लगभग निकल गए थे जी। 7 बजे घर से निकले हैं। लैट्रिन को या पेशाब को आए होंगे बाहर। उसके बाद पता नहीं कि जे कहाँ गए थे। कि हम तो पेमेंट देके चले जाते सुबह ही। कब से प्रोग्राम कर रहे हैं? बहुत दिन से कर रहे हैं सब। कम से कम 20 साल। मुझे 3-4 जन ही होते हैं, 5 जन ही हो जाते हैं, 4 रह जाते हैं। ऐसा बेटा नहीं है दूसरी जगह प्रोग्राम कर रहा है तो हम 4 जन कर लेते हैं। बेटा संग है तो हम 5 जन ही हो जाते हैं। इनके नहीं सब कोई नंबर नहीं है मुझ पर। हरपाल के नंबर था। मैं ये भी सोच रहा था मैं उनकी मैडम को बुला लाऊं। मैं समय तक प्रोग्राम किया था? सुबह 5 बजे तक। पौड़ी के सामाजिक कार्यकर्ता नमन चौदौला ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा के खिलाफ अब तक जो भी आरोप लगाए वो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त तथ्यों के आधारित है। नमन चौदौला ने मीडिया पर धन्यवाद करते हुए कहा कि मीडिया ने हमेशा सच की जगह दी है। उनके द्वारा दिए गए भ्रष्टाचार के सबूतों का प्रमुखता से उठाया गया। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि वर्षों से लगातार खुलासे के बावजूद प्रशासन अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। और जो एक कुछ दलाल लोग, दलाली शब्द बोलूँगा मैं, कुछ दलाल लोग हैं जो व्यक्तिगत इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि भाई उन पर इतनी काबिलियत हो, चुनाव लड़के देखें, तो कुछ के पैसे लेके कुछ से दलाली करके वो इस तरह की अनाप शनाप बातें डाल रहे हैं। तो लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ कि आप प्रदेश में एक ही आदमी आपको दिखाया है कि भाई आप इतने अच्छे हैं तो इतने भ्रष्टाचार, इतने और चीज़ें 50 हो रखी हैं, या आपने क्या किया, या अभी तक आपका रोजगार का क्या साधन है, ये कितने आप कहाँ से आपका घर चल रहा है। तो ये चीज़ें उनको सोचने वाली बातें हैं और मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि इस तरह की ऊंची हरकतें ना करें। अब मैं कह रहा हूँ कि इतने सालों से मैं तो देख रहा हूँ कि भाई 15 साल से लगातार लगे हैं लोग और लग के कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ।
है ना, और सब जगह से कुछ है ही नहीं। लेकिन ये क्या है कि हम राजनीतिक आदमी हैं और हमारे जानबूझ के छवि खराब करने के डाल रहे हैं। देखिए, मैं उन भाइयों से अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि इस तरह की हरकतें ना करें, नहीं तो आप व्यक्तिगत जो आप हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं इलेक्शन तक मैं चुप हूँ, उसके बाद उनको भी पता चल जाएगा कि कानूनी कार्रवाई और किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं, वो सब दिख जाएगा। देखिए, भ्रष्टाचार के जितने भी अभी तक हमने सबूत आप सभी के बीच रखे हैं, वो पूरी तरह से आरटीआई के द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर पेश किए गए थे। महेंद्र राणा के द्वारा जिस तरह से ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं कि ये कहीं ना कहीं उनकी छवि को ख़राब करने का काम किया जा रहा है, ये पूरी तरह से निराधार है। क्योंकि भ्रष्टाचार कोई भी व्यक्ति करता है और जब उसके सबूत सार्वजनिक किए जाते हैं तो हर व्यक्ति यही बोलता है कि मैं बेगुनाह हूँ। रही बात तो महेंद्र राणा के द्वारा ये कहने की हमारी आर्थिकी के स्रोत क्या है, तो महेंद्र राणा खुद मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं और मेरा रहन सहन और मेरा खान पान देख सकते हैं। एक गरीब परिवार से निकला हुआ लड़का जब बड़े बड़े लोगों को चुनौती देता है तो अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं, इनमें ज़्यादा वजन होता नहीं है। और ये महेंद्र राणा की मानसिकता को भी दर्शाता है कि वो किस तरह से सोचते हैं इस देश के उन तमाम युवाओं के बारे में, उन तमाम आंदोलनकारियों के बारे में जिनका एक लंबा आंदोलनों का इतिहास रहा है। पिछले 13 सालों से हमारा जीवन सार्वजनिक रहा है और हमने हमेशा से ही ज़रूरतमंदों की मदद के साथ साथ भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दों को सार्वजनिक करने का काम किया है। मैं मीडिया के उन तमाम साथियों को भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जिन्होंने महेंद्र राणा से बड़ी हिम्मत के साथ ये सवाल किया कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनका उसको लेकर क्या कहना है। तो उन तमाम साथियों को भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि महेंद्र राणा ही नहीं, हम इस प्रदेश के और इस देश के जिस भी व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को जनता के सामने रखते हैं वो पूरी तरह से प्रामाणिकता के आधार पर ही रखते हैं। आरटीआई से जब जानकारी मिली उसके आधार पर ही हमने महेंद्र राणा के खिलाफ जो सबूत रखे हैं उन्हें सार्वजनिक किया है। और अब ये सरकार का और न्यायालय का काम है कि महेंद्र राणा को किस तरह से दंड दिया जाए या फिर उन पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाए। और अगर सरकार या फिर न्यायालय इस और कार्रवाई करने में विलम्ब करता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। तो मैं हमारी सरकार और न्यायालय से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो महेंद्र राणा के ऊपर और उनकी धर्मपत्नी के ऊपर जितने भी आरोप लग रहे हैं उनकी जल्द से जल्द सुनवाई करने के बाद जल्द से जल्द इस सज़ा का भी प्रावधान इसमें सुनिश्चित करें। मसूरी के माल रोड से पटरी दुकानदारों को हटाए जाने के बाद बवाल मच गया है। अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए दुकानदारों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर दुकानें लगाने की गुहार लगाई है। दुकानदारों का कहना है कि वर्षों से यही बैठकर उन्होंने अपने परिवार का गुजारा किया है। इस पर मंत्री गणेश जोशी ने आश्वासन दिया है कि पात्र और जरूरतमंद दुकानदारों को जल्द ही नया ठिकाना दिया जाएगा और 2 महीने के भीतर उन्हें व्यवस्थित करने की भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में जो हुआ है उसकी त्रुटि को सुधारने के लिए कुछ आप हमेशा साथ दीजिए और आपने कई गलतियों का हम आपके बीच। पटरी व्यापारी हमारे हैं, ये हमारी बेटियां हैं, ये हमारी बहनें हैं और मेरी एक बहुत बड़ी ताकत भी है। अक्सर देखने में ये आता है कोई भी वीआईपी आए या कोई भी वो अन्य अभियान चले सबसे पहले लाठी इन पर पड़ती है। तो मैंने यहाँ की चेयरमैन से बात की है कि कुछ ऐसा परमानेंट सोल्यूशन किया जाए ताकि भविष्य में भी इनको इस प्रकार की घटना से न गुजरना पड़े। शीघ्र ही 2 महीने के अंदर नगर पालिका द्वारा एक वेंडिंग जोन बनाकर, जैसे हमने देहरादून में बनाए हैं, जैसे हमने रुद्रपुर में बनाए हैं, उसमें अपना सामान रहेंगे, ताल आगे भी आ सकते हैं। अभी तो बेचारे सामान लेकर आते हैं, पटरी चरपाई बिछाते हैं, सामान डालते हैं, बारिश आती है तो भागना पड़ता है, तूफान आता है तो भागना पड़ता है। एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाकर नगर पालिका देगी और इसके लिए हमने इनसे 2 माह का समय मांगा है और हमारी कोशिश होगी शीघ्र ही बनाकर इन लोगों को दिया जाए, क्योंकि अधिकारियों की कमी है और मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की है। शीघ्र ही यहाँ पर परमानेंट एक एसडीएम और नायब यहाँ पर रहेगा। जहाँ तक पटरी व्यवसायों का सवाल है, निश्चित रूप से एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा भी है और पटरी पे बहुत ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं वही बैठते हैं। लेकिन अभी जैसे कई महीनों से देख रही हूँ मैं कि
कि क्योंकि मॉल रोड मसूरी की एक धड़कन है और टूरिस्ट जब आता है मसूरी तो सबसे पहले मॉल रोड पे कूदता है। तो और पटरी वालों की जो आजीविका है वो भी उसी टूरिस्ट से चल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि जो पटरी वालों पे हर साल किसी न किसी तरीके का जो डंडा घुमाया जाता है वो डंडा ना घूमे और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको पटरी पे बिठाया जाए, लेकिन व्यवस्थित तरीके से बिठाया जाए। मॉल रोड की सुंदरता भी बनी रहे, वो मच्छी बाज़ार ना लगे और पटरी व्यवसायों का जो व्यवसाय है वो व्यवसाय भी चलता रहे। साथ ही मैं एक चीज़ और भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने पटरी व्यवसाय से 2 से 3 महीने का समय मांगा है। पालिका द्वारा अस्थायी वेंडर जोन वहाँ पे बनाया जाएगा। जिस दिन अस्थायी वेंडर जोन बनाया जाएगा उस दिन हम उनको वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, लेकिन तब तक के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग खड़ा करने की कोशिश करेंगे कि जिससे हमारी मॉल रोड की सुंदरता भी बनी रहे और पटरी व्यवसायों का व्यवसाय भी चलता है। नैनीताल के पंचायत चुनाव में निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। बहौर वार्ड 11 में प्रत्याशी वसलू देवी ने कुमाऊं मंडल आयुक्त को शिकायती पत्र भेजकर आरोप लगाया कि निर्वाचन कार्यालय में उनके साथ राशन भेदभाव किया गया है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर उनके 2 प्रमाण पत्र गायब कर दिए गए हैं ताकि नामांकन रद्द हो सके। वसलू देवी ने आरोप लगाया कि यह सब स्थानीय विधायक के इशारे पर किया गया है। जब उन्होंने विरोध किया तो कार्यालय के कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्रता भी किया। मामले में अभी भी प्रशासनिक प्रतिक्रिया आना बाकी है। ये बचुली देवी क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए बड़ौन क्षेत्र पंचायत की उम्मीदवार थी। उन्होंने नामांकन किया था 3 तारीख को और जिसमें 29 प्रपत्र जमा किए थे जो कागज पूर्ण थे। उसकी रसीद भी आरओ ने उनको दी है। अचानक संडे के दिन एआरओ और श्री थवाल जी, श्री सुयाल जी और श्री मेहता जी ने एक संविदा कर्मचारी को अलमारी की चाबी दी। शराब पीकर उन्होंने उसके प्रमाण पत्र अलमारी से गायब कर दिए और 8 तारीख को जिस दिन नॉमिनेशन जांच होती है उस दिन इनको ललित भाई को कह दिया कि तुम्हारे प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए जाते। इन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि 2 पत्र तुम्हारे गायब हैं। तो जब ये बात हमको पता चली तो कल हम ओखलकांडा गए। ओखलकांडा में हमने एसडीएम साहब को बुलाया, आरओ को बुलवाया, सबको बुलवाया। सबके सामने ये बात पुलिस के सामने कबूल हुई कि इसके प्रमाण पत्र गायब कर दिए गए हैं और उनके उस महिला के साथ बदतमीजी की। सबने स्वीकार करी जो अपराधी थे एसडीएम के सामने कि चाबी हमारे पास नहीं थी, चाबी किसके पास थी। ये सारे तथ्यों को सामने के आने के बाद हमने दोबारा ये प्रमाण पत्र फिर दिए उनको कि 29 पेज ये जो प्राप्ति है हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि अब हमने पहले जो डिसीजन ले लिया उसको हम बदलेंगे नहीं और चूँकि टाइम था हमारे पास प्रमाण पत्र जांच करने की, कल तक का दिन था। कल पूरे दिन उन्होंने हमको ऐसे उलझाए रखा और कल जब डेट निकल गई तो उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। 10 लाख रुपए में इसको ललित चिलवाल को खरीदने की कोशिश थी। ये बिके नहीं तो इन्होंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा। जब बिके नहीं तो उन्होंने कहा अगर तुम चुनाव लड़ रहे हो तो तुम्हें लड़ने तो हम नहीं देंगे। तो इसमें विधायक जी की पत्नी वहाँ से निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य बनना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने एक कृत्य कराया। और निश्चित रूप से अधिकारी जो मुर्दा बने हुए हैं, जो अपने ज़मीर को गिरवी रखकर इस तरह के अन्याय को सहन कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ धरने प्रदर्शन पर सुबह 10 बजे से बैठे हैं। और महिला के साथ अश्लील शब्दों के साथ उसके साथ अश्लीलता की गई, उसकी तहरीर हमने खंसिया थाने को दी है और जिसमें पुलिस ने 24 घंटे बीत जाने के बाद उस पर भी FIR दर्ज नहीं की है। तो हम सुबह कप्तान के यहाँ गए थे, अभी कमिश्नर साहब के, शाम को फिर रात होगी तो फिर कप्तान साहब के यहाँ बैठने चले जाएंगे धरने में। या तो मुकदमा लिखेगी पुलिस और नहीं लिखेगी तो हम जेल जाने को तैयार हैं। और नामांकन की प्रक्रिया के लिए हमारे अधिकारी कमिश्नर साहब के यहाँ इसलिए आया कि ऐसे अधिकारी को दंडित करे, हमारा नामांकन पत्र सही ठहराया जाए। हमने चुनाव आयोग में भी इसकी शिकायत कर दी है, प्रार्थना पत्र दे दिया है, हमारे साथ ऐसा हुआ करके। लेकिन मुझे लगता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, लोगों में घमंड है, अधिकारी सोच रहे हैं ऐसा ही समय रहा। तो एक शेर है, वक्त जरा अदब से पेशा, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में, इसलिए समय नहीं जानता कि कब क्या हो। घमंड और अत्याचार अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ हम लगातार जारी रहे। गुजरात में पुलों की हालत एक बार फिर से चिंता का विषय बन गई। जी हां, वडोदरा में गंभीर पुल हादसे में 9 लोगों की मौत के बाद अब दाहोद का मांडवावा हाई लेवल ब्रिज खतरे में है। 1999 के करीब 1.5 लाख करोड़ की लागत से बना ये पुल अब जर्जर हो चुका है। इसकी नींव बह चुकी है। स्थानीय लोग RFB विभाग की लापरवाही से नाराज है और इस पुल की तत्काल जांच और मरम्मत की मांग भी कर रहे हैं ताकि कोई बड़ा हादसा होने से रोका जा सके।
આપણે જે ડુંગરપુર એક ગામ છે એના ઉપર એક ગામના અંદર એક બ્રિજ છે, એ બ્રિજના ઉપરની તો એને કરી છે રિકવરી જે બી છે, પણ એના કરતા ગંભીર હાલત નીચે છે. જે ઉપર તમે કર્યું છે એ નીચે બી કરો, બરોબર, નીચે કરો. જે ગઈકાલે કર્યું હોય, ગઈકાલનું વડોદરામાં જે ગઈકાલે થયું છે એને એ વસ્તુ અહીંયા ના થાય. તો અત્યારે સરકાર પાસે શું માંગ કરો છો? એ જ આપણે આજે એ થયું છે નહીં થવું જોઈએ, અને અહીંથી પહેલા આનું જે भी रिकवरी काम। सीतापुर से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है, जहां सांप के काटने से हुई महिला की मौत के बाद एक बाबा ने उसे जिंदा करने का दावा किया है। परिजनों ने महिला के शव को बाबा के कहने पर गोबर में 24 घंटे के लिए दबा दिया है। बाबा का कहना है कि महिला फिर से जीवित हो जाएगी। इस चमत्कारी दावे की खबर फैलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मीडिया के पहुंचने के बाद बाबा ने राजा परिशिक्षित की कथा सुनानी शुरू कर दी। फिलहाल पूरा गाँव 24 घंटे के इस इंतजार में है कि क्या कोई चमत्कार सच में होगा। इस घटना के बारे में जरा हमारे दर्शकों को जो है बताएंगे। तो इनका जो है कि जहाँ पर हम आए हुआ था, फोन द्वारा मालूम है वो लड़के के लिए, और लड़का आवा तो उसे कहन कि ऐसे ये बैठक में है या चीज़ लिखी है, तो इसके द्वारा ये हो जीवित हो सकते हैं। तो वहाँ आए कि यहाँ फिर ओवर सलाह लीजिए आपस में, यहाँ तो कहीं मर चुकी है, एक चलो देख लीन जाए, और देखने वह का इंतजाम हुआ, और जिससे द्वारा जो है कि ये काम गवर्नमेंट का कितने समय का इनको आश्वासन दिया गया आपके द्वारा? दिया उसमें लिखा है 24 घंटे में, 24 घंटे इसको उसी गोबर निकाला जाए, इसके द्वारा ये जब महिला को लाया गया है आपके पास, तो कब महिला की मृत्यु हो चुकी थी? बिल्कुल वो मरी हुई थी। हम आए हैं, अपने हाथ में लगाए हैं ना, हम हुए हैं, लेकिन वो सब कहते हैं बाबा यही इसकी ठंडी, और बस तभी जो है 9 बजे 8 से 9 बजे इसका उपचार शुरू हुआ। बाबा जी क्या नाम है आपका? गोपाल दास मेरा नाम। आपका स्थान कहाँ है? हजरतपुर कुशवाहा। पीलीभीत के एसके अग्रवाल अस्पताल से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवक पर युवती के अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा है। युवती अस्पताल में मरीज की देखभाल के लिए ठहरी थी और नहाते समय आरोपी युवक शराब उर्फ सौरभ ने बाथरूम के ऊपर से वीडियो बनाने की कोशिश की। युवती की शोर मचाने पर गार्ड ने आरोपी को पकड़ लिया और मौके पर मौजूद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस की सूचना दी गई है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश और जांच जारी है। सागर जिले के बांडा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला पार्वती लोधी के घर में पुलिस द्वारा बिना वारंट घुसने और स्नान कर रही महिला की निजात भंग करने का आरोप लगा है। मौके पर कोई महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं थी। इतना ही नहीं, पुलिस ने रिश्तेदार की निजी गाड़ी भी जब्त कर ली है। इस कार्रवाई के विरोध में सर्व समाज के प्रतिनिधियों के एसडीओपी बांडा के पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जाँच की मांग की है। देखिए, बंडा थाने के 2 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध में एक महिला के साथ अनैतिक व्यवहार की जो शिकायत प्राप्त हुई है, ज्ञापन के रूप में सर्व समाज बंडा की ओर से ज्ञापन एसडीओपी ऑफिस में यहाँ हमें सौंपा गया है। तो इस ज्ञापन पर शीघ्र अतिशीघ्र निष्पक्ष जांच कार्रवाई करके और इसमें जिला मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक महोदय की इसकी रिपोर्ट शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्तुत की जाएगी। तदनुरूप पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें निर्णय लिया जाएगा। विगत दिनों हमारे बंडा नगर के 12 नंबर वार्ड में नारायण सिंह लोधी जी के घर बिना वारंट, बिना एफआईआर और बिना पुलिस शिकायत के पुलिस कर्मियों द्वारा उनके घर में घुसकर और उनकी माता बहनों के साथ जो अभद्रता की है उन पुलिस कर्मियों में, जिसमें एक पुष्पेंद्र शर्मा जो पुलिस आरक्षक है, दूसरा दुर्गेश सोनी वो भी पुलिस आरक्षक है। इन दोनों पुलिस कर्मियों में घर में घुसकर महिलाओं माता बहनों के साथ अभद्रता की है। उसी के संबंध में, क्योंकि वो लोग पहले एसपी महोदय के यहाँ ज्ञापन देने गए थे, तो वहाँ उन्हें आश्वासित किया गया था कि 2-3 दिन में जांच करके और उन्हें यहाँ से सस्पेंड करके उनके ऊपर
कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आज सभी हमारे सर्व समाज और हमारी लोधी क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों के द्वारा आज अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बंडा को एसपी महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया है कि अगर 5 दिन के भीतर उस पीड़ित परिवार और उस पीड़ित परिवार की माता बहनों को अगर न्याय नहीं मिला, उन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके उन पर कार्रवाई नहीं करी गई, तो 5 दिन बाद एक बड़ा आंदोलन हम बंडा में करें। ललितपुर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां नई नवेली दुल्हन शादी की 1 महीने बाद ही जीजा के साथ सोना चांदी और नकदी लेकर फरार हो गई। तालबेहट कोतवाली के सफराना मोहल्ले का यह मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। परिजनों ने शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बेटे की शादी के लिए परिजनों ने जमीन तक बेच दी थी। मोहम्मद बिलाल खान, निवासी तालबेहट, मोहल्ला कदीमपुरा, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश। हमारी 11 जुलाई 2025 को शादी हुई। उसका नाम है सबनम बेगम, निवासी टीकुंगड़, पटला मोहल्ला। और 10/7/2025 को वो 12:30 बजे रात में अपने आशिक के साथ बहनों के साथ भाग गई। चीज वस्तु ले गई, 2 लाख रुपए नगद रखा था, कैश ले गई। बहन की शादी का जेवर रखा था, जेवर ले गई। उसका मंगलसूत्र था, पायल थी, झुमकियाँ थी और एक देने के लिए सोने की अंगूठियाँ थी, जी सब ले चुकी, लेके भाग गई। और 2 लाख रुपए नकद। और इससे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। प्रशासन से हमारी गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करी जाए और हमारी जो चीज़ें वस्तु लेके गई हैं और जल्दी से जल्दी हमारी चीज़ें वस्तु मिलनी चाहिए। ये निवेदन है हमारी प्रशासन से निवेदन है हमारी। मॉर्निंग आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।